मोदी आज देहरादून पहुंचे और आपदा के हालात का जायजा लिया। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में आपदा में तत्काल राहत के तौर पर 1200 करोड़ के पैकेज का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। इसके अलावा बाढ़ और भूस्खलन से अनाथ हुए बच्चे जिनको प्रधानमंत्री केयर्स फॉर चिल्ड्रन फंड से भी मदद की जाएगी। पीएम मोदी ने कहा है कि पीएम आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण में मदद दी जाएगी। देहरादून पहुंचे पीएम मोदी ने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनसे बातचीत कर उनके हाल को जाना, उनसे संवेदनाएं प्रकट की हैं और पीएम मोदी ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही आपदा मित्र और साथी वॉलंटियर से भी मुलाकात की। उनके प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सड़कों, स्कूलों और ढांचागत निर्माण के लिए केंद्र सरकार पूरी मदद देगी। पीएम ने भरोसा दिया है कि आपदा की इस घड़ी में पूरा देश उत्तराखंड के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में समीक्षा बैठक की जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। हालांकि पीएम को आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करना था, लेकिन खराब मौसम के चलते सर्वे का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से जुड़े हुए प्रभावितों से मुलाकात करते हुए पहली तस्वीर, और साथ ही दूसरी तस्वीर रेस्क्यू टीम से मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की, और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब अफसरों के साथ में, मंत्रियों के साथ में और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल हुए थे जिसमें प्रधानमंत्री की तरफ से कई बड़े निर्देश दिए गए और हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद में आपदा प्रभावित काफी उम्मीदों में दिखे। आपदा प्रभावितों का कहना है कि पीएम मोदी ने उनकी बातों को सुना और पूरी मदद का भरोसा दिया। आपदा प्रभावितों ने कहा कि उन्हें मोदी सरकार और धामी सरकार पर पूरा भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी मिले, बहुत अच्छा लगा उनको देख के। हमने जो बात उनको बोली है वो पक्का से वो मतलब जरूर अपने से ज्ञान में डालेंगे और हमें पूरी आशा है अपने मुख्यमंत्री जी से कि वो हमारा काम जरूर कर देंगे। राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से हैं इस विपदा की घड़ी में आप लोग उत्तराखंड के लिए जिस ऊर्जा से काम कर रहे हैं आगे करते रहेंगे। अपने माननीय सांसद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दे रखा है कि मैं आपदा पीड़ितों के साथ हर संभव खड़ा हूं, जो भी मेरे से मदद बनेगी मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। आप चिंता करने की बात न करें, यह प्रधानमंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का। धन्यवाद। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही मौसम विभाग ने कल और परसों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल के लिए अलर्ट जारी किया गया। कई जगह पर तेज बारिश की भी संभावना जताई गई है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के पास में बनी तामाखानी टनल के अंदर लगातार पानी का रिसाव हो रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोग दहशत में देखे जा रहे हैं। और डीएम ने बताया कि टनल में रिसाव को देखते हुए सिंचाई विभाग और जल विद्युत निगम की टीमों से टनल का सर्वे कराया गया है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार बारिश ज्यादा होने से पानी का रिसाव बढ़ गया है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। और इसके साथ ही टनल के अंदर ड्रेनेज सिस्टम को सही करने के निर्देश भी दिए गए। तो काफी ज्यादा बारिश होने की वजह से ओवर सैचुरेशन हुआ है और उसका ओवर सैचुरेशन से पानी जो पहले भी लीक होता था, ऐसा नहीं है तांबाखानी में पहली बार हुआ है, इस बार बारिश ज्यादा होने की वजह से वो लीकेज ज्यादा है। लेकिन उन्होंने अभी मना किया है कि किसी तरह का अभी लॉस संभावित नहीं है, परंतु इसके बाद भी मैंने इरिगेशन पे बोला है कि जहाँ जहाँ पे सीपेज है और पानी ज्यादा आ रहा है तो उसको एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम में लाने का, क्योंकि वहाँ पे लोगों को दिक्कत हो रही है। पैदल चलना इस समय मुश्किल हो रहा है कि पैदल वहाँ पे पानी काफी इकट्ठा है। हल्द्वानी के लालकुआ से बुधवार रात एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां पर अंबेडकर नगर के बाहरी इलाकों में बने देवी मंदिर के करीब हाथियों का झुंड पहुंच गया। खास बात यह रही कि इस दौरान हाथियों ने मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वो मंदिर की परिक्रमा करते दिखाई दिए।
और इस दौरान उन्होंने मंदिर के बाहर लगे पीपल और केलों के पत्तों का स्वाद लिया और थोड़ी देर बाद जंगल की तरफ चले गए। एक स्थानीय युवक ने हाथियों की इन हरकतों को कैमरे में कैद कर लिया। आपदा के बाद उत्तराखंड के कई पहाड़ी इलाकों में अब एक नई चुनौती सामने आई है, वो है भालू का आतंक। खास तौर पर पौड़ी और रुद्रप्रयाग के इलाकों में भालू का तांडव देखा जा रहा है। कई जानवरों को अब तक मौत के घाट उतार चुका है, तो लोगों का घरों से निकलना भी काफी मुश्किल हो गया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। आपदा से जूझते पहाड़ में अब भालू का खौफ छा गया है। पौड़ी के पैठाणी क्षेत्र में भालू गौशाले में घुसकर अभी तक 36 जानवरों को मार चुका है, तो पौड़ी के ही कलजी खाल में भालू ने 18 मवेशियों को मार डाला है। रुद्रप्रयाग में भालू ने 2 महिलाओं को घायल कर दिया, तो इधर थैलीशैण क्षेत्र में भी भालू का आतंक बना हुआ है। अक्सर जंगलों में रहने वाला ये जानवर अब लगातार इंसानी बस्तियों की ओर बढ़ रहा है और बिना रुके बिना डरे शिकार कर रहा है। भालू के इस आक्रामक व्यवहार से वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट भी हैरान है। हालांकि भालुओं के बस्ती में घुसने के पीछे आपदा को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। तो इसके वजह से भालू का रहने योग्य जो स्थान होता है ना, जैसे गुफा इत्यादि, उसमें पानी भी घुस जाता है, उसमें मलबा भी घुसता है, तो उसको अपना एरिया में जाने के लिए दिक्कत होता है, तो वो थोड़ा सा उसका बिहेवियर पैटर्न में चेंज होता है। लेकिन इस प्रकार का लगातार मवेशियों को मारना ये शायद पहली बार हुआ है, जहाँ तक मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। वन विभाग के चीफ समीर सिन्हा का कहना है कि शीत निद्रा में जाने से पहले भालू नॉर्मली ज्यादा खाना खाते हैं, जिससे शरीर में शीत निद्रा के लिए पर्याप्त फैट जमा हो सके। लेकिन पैठाणी और कलजी खाल क्षेत्र में जिस पैटर्न पर भालू हमला कर रहे हैं वो सामान्य व्यवहार नहीं है। समीर सिन्हा का कहना है कि जलवायु परिवर्तन समेत कई कारणों से भालू के व्यवहार में बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले जहां भालू 90 दिन शीत निद्रा में रहते थे, अब यह समय घटकर 45 दिन रह गया है। निश्चित रूप से ये एक भालू का सामान्य व्यवहार तो नहीं है, और जो शोध अध्ययन है उसमें ये बात निकल के आई है पिछले कुछ समय में कि जाड़ों के समय में भालू का जो विश्राम काल होता है उसकी अवधि 90 दिन से घटकर अब लगभग 45 दिन आ गई है, और शायद ये भी जलवायु परिवर्तन चक्र का एक उदाहरण है। भालू से सबसे ज्यादा आतंकित पौड़ी का पैठाणी क्षेत्र है। यहाँ वन विभाग ने कई टीमें झोंकी हैं। भालू के लिए पिंजरे लगाए गए हैं, लेकिन वो इनके आसपास तक नहीं फटक रहा। कैमरा ट्रैप भी भालू को कैप्चर करने में नाकाम रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल भालू को गोली मारने तक के आदेश दे दिए गए हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। पहाड़ की आबो हवा न सिर्फ टूरिज्म के लिए बेहतर है, बल्कि यहाँ की जलवायु ट्राउट के लिए काफी ज्यादा मुफीद बन रही है। और किसान की किस्मत बदलने का जरिया ट्राउट मछली की फार्मिंग तो खूब पहाड़ों में हो ही रही है, मगर बाजार ने किसानों की कमर तोड़ रखी है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहाड़ी आबोहवा और मीठा पानी इस ट्राउट मछली के लिए मुफीद बन गया है। नैनीताल के रामगढ़ से लेकर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में किसान ट्राउट में हाथ आजमा रहे हैं, तो ट्राउट मछली का जमकर उत्पादन भी कुमाऊं गढ़वाल में हो रहा है। कई स्थानों पर किसानों ने खेती को पीछे छोड़ ट्राउट का उत्पादन तो शुरू किया, लेकिन ट्रांसपोर्ट से लेकर मार्केटिंग की समस्या इन काश्तकारों को झेलनी पड़ रही है। हालांकि किसान सरकार से उम्मीद लगाए है कि मार्केटिंग से लेकर चारा और सब्सिडी बेहतर हो। और ये बहुत बड़ी समस्या है और ज़्यादातर किसान इसी में नुकसान खा रहे हैं, क्योंकि उनकी मछलियाँ बिक नहीं रही हैं, तो वो साइज में बड़ी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा मछलियाँ मर जाती हैं। मेरा निवेदन है सरकार से कि वो उन लोगों को जो कि इस धंधे में सालों से हैं और मार्केटिंग के गुर जानते हैं, उनको सिखाने से बढ़िया है कि अपने किसानों को सिखाए कि अपनी चीज़ें कैसे बेचनी है। दरअसल ट्राउट मछली ठंडे पानी के साथ पहाड़ों में पैदा होती है, तो उत्तराखंड के पहाड़ों में स्नो ट्राउट और रैम्बो ट्राउट की फार्मिंग कई सालों से हो रही है। किसानों की आय में गेम चेंजर मानी जाने वाली इस मछली में ओमेगा 3 होने के चलते
दिल के मरीजों के लिए भी ये रामबाण है और फैटी एसिड दिमाग के लिए भी अच्छा माना जाता है। इससे कैंसर जैसी घातक बीमारियों को भी दूर किया जा सकता है। 1200 से 1700 रुपए प्रति किलो तक बिकने वाली इस मछली की हालत ये है कि बाजार नहीं मिलने से मत्स्य पालक घाटे में सौदा कर रहे हैं, तो मत्स्य विभाग किसानों को बाजार देने की बात कह रहा है। जो हमारे फार्मर्स हैं उनको उसका बेनिफिट मिल रहा है। हम अभी कुछ आर्मी से और एसएसबी से भी हमारी वार्ता चल रही है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आईटीबीपी के तर्ज पे बहुत जल्द हम उनके साथ भी एक एमओयू साइन करेंगे। उसी के साथ साथ हमने कुछ देहरादून के 5 स्टार होटल्स और दिल्ली में ट्राउट को कैसे हम 5 स्टार होटल्स में और वहाँ पे जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको कैसे हम सप्लाई कर सकें, उसके लिए हमारी वार्ता चल रही है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले समय में ट्राउट का हम अच्छा काम कर रहे हैं, ट्राउट की फार्मिंग भी बढ़ेगी और उसकी मार्केट भी उपलब्ध की। पहाड़ में जंगली जानवरों की खेती में नुकसान के बाद मछली फार्मिंग पर जोर दिया है और ये आय दोगुनी करने का सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। जरूरी है कि सरकार किसानों की समस्या का समाधान करे ताकि टूरिज्म के साथ पहाड़ ट्राउट के लिए भी अपनी नई पहचान बना सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के साथ ही पूरे देश में हर साल 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन वीर वन कर्मियों को समर्पित है जिन्होंने वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। इस साल भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन कर्मियों के योगदान और उनके शहीद होने की घटनाओं को याद करते हुए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। पार्क प्रशासन द्वारा धनगढ़ी इंटरप्रिटेशन सेंटर में एक स्मारक स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और इस स्मारक पर उन सभी वीर वन कर्मियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने 1982 से लेकर 2025 तक शिकारियों, अवैध तस्करों और जंगली जानवरों के हमलों में अपनी जान गंवाई। 11 सितंबर को वन शहीद दिवस मनाया जाता है, जिसमें कि हमारे जो वन कर्मी हैं जो कि ड्यूटी के दौरान जो शहीद हुए हैं उनकी याद में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और उनके जो कार्य रहे हैं उनको नमन किया जाता है, उनको याद किया जाता है। नेपाल हिंसा का असर देहरादून और गाजियाबाद के ट्रांसपोर्टर रामवीर गोला के परिवार पर पड़ा है। अपनी पत्नी राजेश गोला के साथ में वो नेपाल घूमने गए थे, लेकिन वहां पर उनकी पत्नी की मौत के बाद में अब दून में भी उनसे जुड़े लोग परेशान हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। नेपाल में हुई हिंसा की चपेट में देहरादून के एक ट्रांसपोर्टर का परिवार भी आ गया। दरअसल गाजियाबाद के रहने वाले ट्रांसपोर्टर रामवीर सिंह गोला अपनी पत्नी के साथ नेपाल घूमने गए थे और नेपाल में हुए बवाल के दौरान जिस होटल में वो रुके थे वहां दंगाइयों ने आग लगा दी। इस दौरान आग से बचने के चक्कर में होटल की 4थी मंजिल की खिड़की से उतरते वक्त रामवीर सिंह की पत्नी राजेश नीचे गिर गई और उनकी मौत हो गई। फोन उन्होंने उठाया नहीं, फिर एक अमित जी हैं उनको कॉल किया, उन्होंने बताया प्रिंसिपल ऐसे हो गया है। तो यहाँ कभी कभी रहता था उनका आना? हाँ, कभी कभी आना जाना रहता था। क्या बेसिकली काम था? ट्रांसपोर्ट का है, अप्लायंसेस का काम है, होम अप्लायंसेस और एयर कंडीशनिंग का। देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर के इसी घर में गाजियाबाद के रहने वाले रामवीर सिंह गोला अपनी पत्नी राजेश गोला के साथ कभी कभी रहने भी आया करते थे। नीचे ऑफिस है और ऊपर उनका घर है। अशोका रोड लाइंस के नाम से उनका ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा कारोबार भी है। मुझे भी अभी जैसे मैं आया जस्ट मुझे किसी ने बताया तो मुझे बड़ा दुख लगा। वैसे तो अच्छे आदमी है वो, बहुत बढ़िया। जब भी आते जाते थे नमस्कार तो कर ही लेता था आदमी। भाई एक दिन के लिए आते थे, सुबह शाम के लिए, अपना सुबह को चले जाते थे। वैसे तो गाजियाबाद में ही रहते हैं, उनका वहीं पे अपना घर भी है। रामवीर सिंह गोला का पूरा परिवार यूपी के गाजियाबाद में रहता है और इस घटना के बाद से पूरे परिवार में शोक की लहर है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। हल्द्वानी में इन दिनों पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सड़कों पर चेकिंग अभियान चला रखा है।
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कई लोगों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। इसी चेकिंग के दौरान तरह तरह की बातें देखने को मिल रही हैं, लेकिन चेकिंग से बचने के लिए कुछ नाबालिग जहां तेजी से टू व्हीलर भगा रहे हैं, तो किसी कार में शराब के साथ में मारपीट में इस्तेमाल किए जाने वाले डंडे मिल रहे हैं। यही नहीं, कुछ लोग तो अपनी गाड़ी के आगे बड़ी बड़ी नेम प्लेट लगाकर शीशे पर काली फिल्म लगाकर चल रहे हैं, तो कोई पुलिस से बचने के लिए बैरिकेडिंग में ही अपनी गाड़ी भिड़ा दे रहे हैं। ऑयल फील्ड उपकरण निर्माण में वैश्विक पहचान बना चुकी सारा SAE प्राइवेट लिमिटेड ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी को स्टार परफॉर्मर अवार्ड से नवाजा गया है और खास बात यह है कि ये खिताब जीतने वाली उत्तराखंड की पहली कंपनी बनी है। पिछले 4 दशकों से ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस देने वाली सारा SAE प्राइवेट लिमिटेड ने साल 2023-24 में इतिहास रचा है। कंपनी को ब्राइट बार्स और अन्य विविध उत्पाद मध्यम उद्यम क्षेत्रीय श्रेणी में स्टार परफॉर्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 56वें EEPC इंडिया राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्ट पुरस्कार समारोह में दिया गया। एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड लिया है फॉर एक्सपोर्ट कैटेगरी, जो माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी ने हमें दिया है दिल्ली में फॉर द ईयर 23-24 फॉर एक्सीलेंस इन एक्सपोर्ट्स। और इसका मेन तात्पर्य है कि जो हमारी टीम ने, हमारी कंपनी ने, हमारे सहयोगी ने हमें सम्मान से किया है, हमने इतनी। मॉनसून सीजन की भारी बारिश ने प्रदेश भर में सड़क व्यवस्था को पूरी तरह से चरमरा रखा है। जगह जगह पर सड़कों पर पड़े गड्ढों ने लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। अब हालात ये हैं कि राजधानी देहरादून की सड़कों का भी हाल बुरा है। बारिश के दौरान इन गड्ढों में पानी भर जाने से जहां हादसों का खतरा बना रहता है, तो वहीं बारिश थमने के बाद में उड़ती धूल ने लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। हालांकि देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जैसे प्रमुख शहरों में PWD ने सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है, लेकिन सड़कों की हालत इतनी खराब है कि उन्हें पूरी तरह दुरुस्त करने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। बरसात है, बारिश में जीना आराम हो रहा लोगों का। यहाँ कोई गिर जा रहा, कोई लेडीजें गिर जा रही, कई ट्रक धंस जा रहा। फिर ये क्या कर रहे, लोकल काम कर दे रहे, खाली रेत डाल दे रहे। उसके बाद बारिश आ रही, वो रेत भी साइड हो जा रही और फिर वहाँ गड्ढे। और सड़कों के हाल आप देख तो रहे हैं, मौजूदा हालत तो बहुत ख़राब हो रहे हैं। धूल हो रही है, धूल से बीमारियां बढ़ रही हैं, दुकान खोलने का मन ही नहीं होता है, इतनी धूल हो रही है, गंदगी फैली हुई है पूरे गड्ढे में। यहाँ पे कम से कम 5-6 किलोमीटर लंबी है रोड, तो मतलब पूरे गड्ढे हैं। यहाँ पे इतना मुश्किल होता है, कोई भी आदमी मतलब बुजुर्ग आदमी तो चल ही नहीं सकता ना इस रोड पे। और बारिश होती है तो भी दिक्कत है, और बारिश नहीं है। अभी देखो कितना सूखा, पूरा देखो जैसे कोहरा होता है ना, ऐसा लग रहा है। पूरे रोड पे पूरा धूल मिट्टी है।